सो हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इक्वालिटी के चैप्टर में। दोस्तों आज हम इस पार्ट में 20 मिनट के अंदर ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी समानता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिखाई जाती है, थ्योरी के बिहाफ पे समानता क्या होती है और असल ज़िंदगी में समानता का इस्तेमाल अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने कैसे किया है। आपने सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा था और अब आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो थ्योरी वाली क्लास 11th की उसमें आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 इक्वालिटी के बारे में। हमारा पूरे चैप्टर का टॉपिक जो रहेगा कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी के बारे में हमें जानना है कि मोरल एंड पॉलिटिकल आइडल्स क्या होते हैं, मतलब इक्वालिटी को यानी कि समानता को लेके। उसके बाद डज द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व द ट्रीटिंग एवरीवन द सेम वे ऑफ एवरी कंडीशन। क्या समानता का मतलब यही होता है कि सभी समान लोगों को समान स्थिति में समान समझा जाए या सभी के साथ समान व्यवहार करा जाए सेम कंडीशन में, या हमें इक्वालिटी को लाने के लिए मिनिमम क्या चीज़ें देनी चाहिए लाइफ में जो पूरी होनी चाहिए जिससे समानता आ जाएगी। और हमें डिफरेंट डायमेंशन समझने इक्वालिटी के, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। मतलब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है। एक्सप्लेन सीरीज हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले से अपलोड करी हुई थी। अगर आप ई पाठशाला चैनल पर देख रहे हैं तो आप ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, या आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है, समझ में आती है बेसिक चीजें क्या हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट द इक्वालिटी। द टर्म इक्वालिटी मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग हैव इक्वल राइट विदाउट रिगार्डिंग कलर, जेंडर वगैरह वगैरह। समानता का मतलब सिंपल शब्दों में यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत का अगर नागरिक है तो ऑफकोर्स, भारत का क्या कहीं का भी नागरिक है तो ऑफकोर्स वो चाहेगा कि ना ही उसके साथ कभी कलर, स्किन, जाति, धर्म, कौन सा कम्युनिटी से रहता है, अमीर है, गरीब है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसे ही हम समानता सिंपल शब्दों में बोलते हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसके हिसाब से फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी कौशल के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने आप को डेवलप करने का या अपने लक्ष्यों को पूरा करने का अधिकार है। जैसे आप सभी लोग हैं, आप इन फ्यूचर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो अधिकार आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं दूसरे को भी पढ़ने के लिए वैसे ही मिलेंगे, उतने ही मिलेंगे। तो सेम स्थिति जो होती है अपॉर्चुनिटी की, सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी है अपने स्किल को और टैलेंट को डेवलप करने के लिए, और अपने गोल्स और एम्बिशंस को अटेंड करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें यही समझाने की कोशिश करती है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट इक्वालिटी का, ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूं कि अलग अलग हो सकता है, फिजिकली और मेंटली अलग अलग हो सकता है। मतलब ये अवधारणा शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी हर किसी को समाज में नहीं मिल पाती है, क्योंकि एवरीवंस, हर किसी की कैपेसिटी, अप्रोच, बिहेवियर सबका अलग है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मतलब नहीं हो सकता समाज में कि हम पूर्णतः सभी को क्या कहते हैं इक्वल कर सके, क्योंकि समान स्थिति कभी नहीं हो पाएगी, समान बिहेवियर कभी नहीं हो पाएंगे, समान स्थिति कभी नहीं हो पाए तो समान बिहेवियर कैसे हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी कभी समाज में नहीं मिलेगी। हमारी इक्वालिटी के अंदर एक नेचर इक्वालिटी आती है। जब इंसान धरती पे अस्तित्व में आया था तो ऐसी इक्वालिटी थी जो ऑफ कोर्स नेचर हमें सभी को समान देता है। यहाँ पे नेचुरल इक्वालिटी के अंदर हम बोल सकते हैं कि कभी भी आप देख सकते हैं कि जो इंसान होता है ऑफ कोर्स अपनी कैपेसिटी और टैलेंट के हिसाब से अलग अलग पैदा होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल इनइक्वालिटी हमें समाज में देखने को मिलेगी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मंदबुद्धि है, कोई दिमागदार है, कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन है, कोई एलन मस्क है ना, कुछ भी है। तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी है, कलर के हिसाब से, स्किन के हिसाब से। ऑफ कोर्स कोई अंधा है, कोई फिजिकल डिसेबल है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बहुत अच्छा देख सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट देख सकता है। सो ये नेचुरल इनइक्वालिटी जो समाज में हमें मिलती है। और ऑफ कोर्स इंसान डिफरेंट फैमिली में डिफरेंट क्षमताओं के हिसाब से पैदा होता है। इसी वजह से सोशल और हमें इनइक्वालिटी जो नेचुरल है वो देखने को मिलती है। और जनरली तौर पर देखा जाए तो नेचुरल इनइक्वालिटी को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। शुरुआती समय में देखो समानता का अधिकार सभी को है, माना जा सकता है, लेकिन अब नेचुरल इनइक्वालिटी होने के बावजूद भी क्या सरकार उसमें कुछ कर पाएगी? ऑफ कोर्स सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उसमें वो क्या कर लेगी? मतलब नेचुरल इनइक्वालिटी है अब लेकिन साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, अब फिजिकल चैलेंज पीपल है, इंसान ने उसको भी क्या कहते हैं पूरी तरीके से काफी आगे तक विकसित करके ला खड़ा किया है।
तो यहाँ पे हमने नेचुरल इनइक्वालिटी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि समाज के अंदर जो व्यक्ति पहले चल नहीं पाता था, डिसेबल था, तो ऑफकोर्स वो जो एबल पीपल्स होते थे उनके साथ अपना कंपैरिजन नहीं करता था, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि फिजिकल डिसेबल लोग भी अपने आप को, जो एबल लोग हैं उनके साथ कॉम्पिटेट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो इक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि सेम कंडीशन दोनों की नहीं है। लेकिन कोशिश यही है कि ये बराबर रहे, है ना। फिर बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी, सोशल सामाजिक असमानता। देखो सामाजिक असमानता कहीं ना कहीं डोमिनेंट ग्रुप को लेके है। ये हमने कई सालों से किया हुआ है। अगर आपको पता हो तो समाज में पहले ऐसे ही होता था कि ऊपर वाला जो वर्ग होता था वो ब्राह्मण होता था, उसके बाद ये वर्ग जो होता था वो क्षत्रिय होता था, और उसके बाद क्या कहते हैं ये वर्ग वैश्य होता था, एंड देन सबसे निचला वर्ग जो होता था वो शूद्र होता था। याद करिए, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ऑफकोर्स पढ़ा हुआ है। और जब पढ़ा हुआ है तो हमें ये अच्छी तरीके से पता है ये सोशल इनइक्वालिटी है, जहाँ समाज में जनरल कैटेगरी को, ब्राह्मण समाज को ऊपर समझा जाता था, SC ST दलित कास्ट को नीचे समझा जाता था। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंट ग्रुप का समाज में जो कमजोर वर्ग है, मैं कह सकता हूँ डिसएडवांटेजेस क्लासेस हैं, उनके ऊपर रूल करना, ये एक पूरी तरीके से सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाने की कोशिश करता है कि एक सेक्शन सोसाइटी का जो डिफरेंटली बेस्ड है अपने रेस, कलर, जेंडर, कास्ट और ऑक्यूपेशन से, और वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ये समाज में हमारी बनाई हुई इनइक्वालिटी है, जिसे हम खत्म कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अब आपको क्या लगता है कि हम जो क्या कहते हैं दलितों के साथ शोषण हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम उसे खत्म नहीं कर रहे? हम ऑफ कोर्स दलितों के साथ हो रहे शोषण को, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए समाज में समय समय पे क्या कहते हैं एग्जाम्पल देखे गए हैं कि वीकर सेक्शन, ज़्यादातर ऐसा बोला जाता था कि ब्लैक लोग होते थे, वुमेन्स होती थी, और उनको ही समाज में अच्छा रुतबा नहीं मिलता था, समाज में अच्छे लेवल पे वो नहीं जी पाते थे। इवन उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफकोर्स ये सारे सिस्टम को ख़त्म कर रहा है, और अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले अगर हम पुराने टाइम पीरियड पे देखें तो ज़्यादातर ब्लैक लोग ही गुलाम बना करते थे। और गुलाम जो थे, अभी आपने क्या कहते हैं देखा होगा कि जब हम क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उस हिस्ट्री में दिखाया गया था कि अंग्रेज लोग किस तरीके से अफ्रीका से अमेरिका में, USA के अंदर लोगों को गुलाम बनाने के लाया करते थे। तो ये चीज़, और शुरुआती समय में ब्लैक को वीकर सेक्शन समझा जाता था, इसलिए हमारे इंडिया के अंदर हम लोगों को ब्लैक कहा जाता, तो हमें वीकर समझा जाता। उसके बाद डिनाइंग द इक्वल राइट, समाज में आपने देखा होगा मर्द मूवी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस क्लब, तो वो भी तो एक जीता जागता एग्जाम्पल था कि समाज में सभी को इक्वल समानता नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन लोगों को छोटा समझा जाता था। लेकिन ऑफकोर्स अब संविधान जो है ऐसे प्रथाओं को खत्म कर रहा है, महिलाओं को अधिकार दे रहा है, ब्लैक पीपल के राइट्स की बात कर रहा है, स्लेवरी सिस्टम पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है, उस पर फोकस हो रहा है। अब बात करते हैं समाज में डिफरेंट डायमेंशन की, समाज में बराबरी को लेके डिफरेंट डायमेंशन की बात हो रही है। तो नंबर 1 बराबरी है पॉलिटिकल इक्वालिटी, नंबर 2 है सोशल इक्वालिटी, नंबर 3 है आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। एंड दिस विल कम इन योर एग्जाम, आपको इसको डीपली समझ लेना है कि ये समानता किस प्रकार की होती है। तो नंबर 1 बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब वही होता है कि सभी नागरिक को अधिकार होता है। इसमें एक तरीके का अधिकार शामिल होता है जिसमें नागरिक अपने समान नागरिकों का अधिकार करके वोट का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी स्वतंत्रता इसके पास होती है। इवन वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल राइट का पूरा इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉपर डेवलप भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उसको वोट में खड़ा होना है, उसको नेता बनना है, तो ऑफ कोर्स वो अपने पॉलिटिकल राइट का इस्तेमाल करके नेता बन सकता है। दूसरा, अगर उसको मान लीजिए कि उसको पूरी तरीके से करना यह है कि उसको अपने नेता को चुनना है, तो पॉलिटिकल अधिकार है उसे एसोसिएशन बनाना है, उसे एक कम्युनिटी बनानी है, उसे एक यूनियन बनाना है, तो भी कर सकता है ना। तो ऐसे ये पॉलिटिकल राइट्स में या पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर ये चीज़ें आती है। दूसरी बात करते हैं सोशल इक्वालिटी, क्योंकि अभी हमने बताया कि समाज में काफ़ी लंबे समय से शोषण होता आया है, वुमेन्स का, स्लेव का, ब्लैक का, ST SC का। लेकिन यहाँ पे सोशल इक्वालिटी में होता है बेसिक नीड्स का पूरा होना। जनरली अगर देखा जाए तो सिटीजन्स को एजुकेशन का, हेल्थ का, नरिशमेंट का, मिनिमम वेजेस का, जेंडर इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल को एक साथ समझना, और एटलीस्ट मिनिमम ये इक्वालिटी मिलनी ज़रूरी है।
अगर समाज में ये सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है ना। इसीलिए हम समाज में सोशल इक्वालिटी को पूरी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर किसी कैटेगरी के लोगों को समानता मिल सके। समानता नहीं मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की। इकोनॉमिक इक्वालिटी का डायरेक्टली मतलब ये होता है इनकम, जो पैसा और प्रॉपर्टी और वेल्थ, ये लोगों के बीच में भेदभाव को पैदा करती है। पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी आपको ये दिखाने की कोशिश करती है कि समाज में जो भी बंदा क्या कहते हैं काम कर रहा है, एटलीस्ट उसकी मिनिमम वेजेस ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन चला सके। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी सही आदर्शों में ये दिखाने की कोशिश करती है कि अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स सेम कंडीशन के लिए सेम वेजेस मिलना ज़रूरी है, और सेम काम के लिए भी सेम वेजेस का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना आपने फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि मेन बात यहाँ पे ये हो जाती है कि अगर हम क्या कहते हैं लोगों को समानता नहीं देंगे इकोनॉमिक, तो ऑफ कोर्स लोगों के बीच में क्लैश होगा, वायलेंस क्रिएट होगा, और अलग अलग क्लास के लोग निचले कैटेगरी के लोगों के साथ शोषण करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक लेबर है, ऑफकोर्स वो भी गड्ढा खोदने का काम कर रहा है 4 घंटे, और एक लेबर है वो भी गड्ढा खोदने का काम 4 घंटे कर रहा है। ऑफकोर्स दोनों का काम सेम है, दोनों के आवर्स सेम है, दोनों की स्थिति सेम है, तो ऐसे टाइम पीरियड में दोनों के वेजेस भी समान होने चाहिए। अगर वेजेस समान नहीं होंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्लैश और वायलेंस होने के पूरे चांस हैं। समझ रहे? तो ये होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का बनना। नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिज्म, नारीवाद। देखो हमें पता है क्या कहते हैं समाज में जो नारी थी उसका अस्तित्व काफी लंबे समय से खराब था, क्योंकि शुरुआती समय में अगर हम सिस्टम की बात करें तो वी इजीली अंडरस्टैंड दैट कि समाज में 2 ही प्रकार के सिस्टम चलते थे। एक सिस्टम था मैटरनली सिस्टम और एक सिस्टम था पैटर्नली सिस्टम। पैटर्नली सिस्टम में क्या होता था कि फादर के मरने के बाद सारा का सारा वारिस गद्दी का उसका बेटा होता था, और ये चीज़ हम अकबर, उसके बाद अशोक, बाबर, हुमायूं, तैमूर के खानदान के लोग, चंगेज़ के खानदान के लोग, यही हम देख के आ रहे थे। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ था कि फादर के मरने के बाद प्रॉपर्टी बेटी को मिले? ये गलत था, समाज में होता ही नहीं था। और यही सिस्टम पुरुष प्रधान समाज बोला जाता था, और पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से महिलाओं के साथ दिक्कत होती थी, क्योंकि महिलाएं जो थी वो डबल बर्डन, अगर आपको पता हो, इसे डबल बर्डन के नाम से जाना जाता है। एंड डबल बर्डन मीन्स, हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरा संयोग, डबल बर्डन। इसमें डबल बर्डन में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं बेचारी घर का काम भी करती हैं और साथ में बाहर का काम भी करती हैं, और इससे समाज में फिर भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल पाता। तो ये किस तरीके की बराबरी हुई? तो यानी कि समाज में बराबरी लाने के लिए यहाँ पे फेमिनिज्म की विचारधारा को लाया गया, जिसे बोला गया नारीवादी का सिद्धांत, जिसमें इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड द वुमेन होगा। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट दे बिलीव दैट जेंडर पार्शियली इज मेड बाय द सोसाइटी। इनको लगता है कि समाज में जो जेंडर पार्शलिटी हो रही है मेंस और वुमेन्स को लेके, तो ऑफकोर्स इस सोसाइटी ने ही बनाया है। सोसाइटी ने बनाया है कि भाई ऑफकोर्स लड़की रात में घूमने नहीं जाएगी, एक लड़की तो खुली तिजोरी की तरह होती है, कोई भी लूट सकता है। दूसरे लोगों को लगता है कि सोसाइटी के अंदर डोमिनेंस जो होना चाहिए ऑफ कोर्स वो क्या कहते हैं मेन का ही होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर हुकूमत उसी की चलनी चाहिए। फीमेल की चलेगी तो समाज सही तरीके से काम नहीं करेगा। पास्ट के टाइम पीरियड में तो ये भी कहा गया है कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो ऑफकोर्स घर में कलेश का कारण बनेगी। लेकिन हमें आज के टाइम पीरियड में समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ लेबर है। वुमेन्स आज भी डोमेस्टिक का काम करती है और बाहर का काम मेंस करते हैं, लेकिन अब ये गलत हो चुका है। अब महिलाएं दोनों काम की तरफ फोकस कर रही हैं, तो इसीलिए समाज में इन लोगों को भी इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ये लोग इक्वल नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स हम समाज को देख पाएंगे जिस इक्वालिटी की स्टैब्लिशमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं उदारवादी सिद्धांत के बारे में। ये होता है उदारवादी सिद्धांत जो समाज में इक्वालिटी को सही तरीके से इस्टेब्लिश करता है। फिर सोशलिज्म है, फिर मार्क्स की थ्योरी सिद्धांत है, और उसके बाद हम इक्वालिटी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं एक एक समझ लेते हैं। लिबरलिज्म, उदारवादी लोग जो कंपटीशन को पूरी तरीके से कहना चाहते हैं कि उदारवादी समाज अगर आएगा तो बाहर का रिसोर्स हमारी कंट्री में आएगा, और ऑफ कोर्स इससे हमारा जो इकोनॉमिक है वो बूम होगा। फ़ायदा हमें इससे ये होगा कि हम सोशलिज्म लिबरलिज्म से जब बाहर का कोई भी चीज़ आएगी तो हम लोगों का मिनिमम वेजेस और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एश्योर कर सकते हैं। सरकार कुछ भी बना रही है, स्टेट कुछ भी बना रही है, जब तक उसको
कंपटीशन नहीं मिलेगा तो वो अपने काम को और इनहेंस नहीं कर सकता। इसीलिए लिबराइजेशन की थ्योरी हम लोगों ने अपने इंडिया में 1991 में बनाई थी। और लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारवादी की नीति अपनाना, बाहर की कंपनी को बुलाना। और जैसे मान लीजिए कि अभी आप एप्पल फ़ोन चला रहे हैं और इंडिया का कोई नोकिया फ़ोन है, तो उन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उदारवादी नीति के तहत ही बाहर की कंपनियां हमारे भारत में आई। और इससे मेन ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ रिसोर्स जो है ना वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पाया। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसमें यहाँ पे स्टेट के कल्याण की बात करी जाती थी। समाजवाद का मतलब ये होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंट्रोल कम हो और सरकार का कंट्रोल ज़्यादा हो, वो सोशलिज्म पे फोकस करा गया। सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया ने 5 तरीके की समाज में इनइक्वालिटी को दिखाया है, जैसे इनइक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द कलर, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द कास्ट, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द कॉलोनिज्म में क्योंकि हम लोगों को पता था कि हम वीक थे और जो यूरोपियन कंट्री थी वो स्ट्रांग थी, तो यानी कि ऑफकोर्स हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कॉलोनिज्म के टाइम पीरियड में इन ब्रिटेन की कंट्री ने ही करा था। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पेपर में ये वाला 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आने के चांस है कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार आप बताइए कि 5 तरीके की इनइक्वालिटी होती क्या है। उसके बाद कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी, तो इसके ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फोकस इसलिए करना है क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिस तरीके से सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी समाज में है तो उसका एक कारण नहीं है, उसका डायरेक्टली कारण है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का बढ़ना। यानी कि दीज इनइक्वालिटी बिगन विद द डिवीजन बिटवीन द मेंटल एंड द मैनुअल लेबर, बिटवीन द प्राइमरी प्रोडक्शन एंड द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब कार्ल मार्क्स बेसिकली ये कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर ही समाज में इनइक्वालिटी का कारण बनती है। यानी कि बेचारा जो अमीर सेक्शन होता है वो हमेशा लोगों से काम करवाता है और गरीब सेक्शन जो होता है वो सिर्फ लोगों के लिए काम करता है। तो इसीलिए मेन शोषण का कारण समाज में, यानी कि इक्वालिटी को खत्म करने का कारण समाज में वो पूरी तरीके से क्या है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म, समाज में अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं बनेगी और समाज में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ती चली जाएगी तो अमीर वर्ग और अमीर होता जाएगा और गरीब वर्ग और गरीब होता जाएगा और इससे समाज में कभी भी इक्वालिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं 3 तरीके से। ऑफिशियली कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं और जिन जिन को विशेष अधिकार दिया गया उनको खत्म कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट में ये होगा कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं समाज में उन लोगों को भी हमें क्या कहते हैं, उनके हिसाब से इक्वल राइट्स देने चाहिए, तो वो जरूरी है। दूसरा, अफर्मेटिव एक्शंस में मेन बात ये होती है कि जो लोग क्या कहते हैं बहुत ही दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में हमें पॉजिटिव मेजर के हिसाब से सही स्टेप लेते समय उनको हमें आरक्षण देने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भी डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी है उन्हें हमें फैकल्टी देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए और साथ में इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको एंट्री देना चाहिए मुफ्त के अंदर। इसे हमने सिंपल शब्दों में क्या बोला, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्योंकि समाज में SC, ST और दलित लोग जो हैं उन्हें काफ़ी लंबे समय से इवन वुमेन्स यानी कि महिलाओं को और साथ में महिलाओं के साथ साथ मैं कह सकता हूँ दलित महिलाएं और गुलाम जो लोग हुआ करते थे, गुलाम और उसके बाद क्या कहते हैं मजदूर वर्ग, इन सभी के साथ समाज में क्या कहते हैं क्या हो रहा है, सभी के साथ समाज में इनइक्वालिटी हो रहा है। ठीक है, अब इन सभी के साथ हो रहा है तो इसलिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्हें इक्वालिटी मिले। तो ये चीज पेपर में जरूर आएगा एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। आप जहां पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।